Welcome to EduIndia classes. I am Hari Singh and today we are going to discuss second class of chapter 2 of BCK. BCK का chapter 2 की second class है आज हमारी. chapter 2 है business environment. business environment को आज हमें समझना है, analyze करना है business environment को. क्लास 1 में हमने डिस्कस किया था. अगर मैं पिछली क्लास की बात करूं, हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? हम इंट्रोडक्शन की बात कर चुके हैं, हम मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर चुके हैं, देन कैरेक्टरिस्टिक्स, importance of business environment, relationship between organization and environment, organization's response to environment, कि organization अपने environment को किस तरीके से respond करेगी, environmental influences on business and environmental scanning that we have already discussed in our first class. क्लास 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. आज हमारी सेकेंड क्लास है. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड स्वॉट एनालिसिस. स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. देखिए कंपोनेंट के वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट पे फर्क डालते हैं. उन एलिमेंट्स, उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को. यस, यहां से हमें अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाना है. यहां से हमारी क्लास सेकेंड है. सेकेंड क्लास ऑफ बीसीके. बीसीके की हमारी सेकेंड क्लास है. कह रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अगर हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करें तो ये हमारा कंट्रोलेबल है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तभी इसे हम क्या कह रहे हैं? ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये एनवायरनमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है. तो इंटरनल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या फैक्टर आएंगे? एक आएगा वैल्यू सिस्टम. वैल्यू सिस्टम का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस की बिलीव्स क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं, किस स्ट्रैटेजी के साथ काम करना चाहती है. जैसे अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स का वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग है. वो कभी भी कस्टमर के सिक्योरिटी या हेल्थ इश्यूज को लेके कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते. वो कभी भी कंट्री के लिए भी कोई ऐसा काम नहीं करते, कोई ऐसा अनएथिकल काम नहीं करते हैं जिससे कंट्री को किसी तरीके से प्रॉब्लम हो, सोसाइटी को किसी तरीके से प्रॉब्लम हो. तो वो उनका वैल्यू सिस्टम है. कभी भी अगर टाटा के बारे में बात करी जाएगी तो टाटा के बारे में कभी नेगेटिव क्वेश्चन खड़ा नहीं होता है. वहीं अगर रिलायंस की हम बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, तो आप अगर उनकी हिस्ट्री उठा के देखोगे तो कई जगह उन्होंने लॉ को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है, गलत सिस्टम को फॉलो किया हुआ है. अब वो प्रूव हुए हो ना हुए हो ऑल टुगेदर डिफरेंट मैटर है, लेकिन उन पे क्वेश्चन जरूर होते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों की वैल्यू सिस्टम में. टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूं तो टाटा मोटर्स के लिए एग्जाम्पल कहा जाता है, ये शायद 2002 की बात है. इनकी एक बहुत ही सक्सेसफुल गाड़ी आपने देखी होगी, इंडिका, टाटा इंडिका. आज तो गाड़ियां मार्केट में बहुत हैं, बट उस दौरान टाटा इंडिका वन ऑफ द मोस्ट सेलेबल कार इन इंडिया. इंडिया में बहुत अधिक बेचे जाने वाली स्मॉल सेगमेंट की कार थी. टाटा मोटर्स जब टाटा ने सेल आउट करी तो शुरुआती कुछ दिनों में, शुरुआती फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर के दौरान ही कुछ शिकायतें आई, इस बात को लेके आई कि गाड़ी कभी कभी वो चलते चलते रास्ते में उसका टायर फट जा रहा है, टायर में प्रॉब्लम आ रही. तो बेटा टाटा ने क्या किया कि टाटा ने पूरे उस वहां से पिछले 6 महीने, साल भर का जो दौरान था, उसमें जितनी भी उन्होंने गाड़ियां बेची थी, हर किसी बायर को उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, मैसेज किया कि अगर आपकी हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपकी कार में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही हो या नहीं भी आ रही हो, तो आप अपने जो टायर्स हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सचेंज करा लीजिए. ठीक है, और लोगों को अगेन
टाटा ने क्या किया, कस्टमर का एक प्रकार से सेटिस्फैक्शन गेन किया, ठीक है, कि आपके अगर टायर्स में कुछ टायर्स में दिक्कत आई थी, लेकिन उन्होंने जितने भी गाड़ियां बेची थी सबके टायर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर दिए। कितने वो यूज हो चुके थे, नहीं हो चुके थे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर दिए। तो ये जो डिसीजन इस तरीके का लिया गया है ना, दैट डिसीजन इज ड्यू टू देयर वैल्यू सिस्टम, ठीक है। तो वैल्यू सिस्टम क्या है, ये हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। देन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव की हम बात करें कि हाँ, हम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, क्या हमारे मिशन है। जैसे अगर हम आईसीएआई की बात करते हैं या सीएस इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो आप देखोगे कि इनकी बुक्स में हमेशा इनके मिशन लिखे होंगे, ठीक है। आप देखिएगा, मुझे आप आंसर में बताएंगे कि मिशन ऑफ आईसीएआई, ICSI एंड ICMA, CS इंस्टीट्यूट का और CMA इंस्टीट्यूट का मिशन क्या है, मिशन स्टेटमेंट क्या है, ये मिशन स्टेटमेंट आपको मैसेज में बताना है कि आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है। अगर आपको नहीं, देखिए हम CS स्टूडेंट होते हैं, बट हम उसको ध्यान नहीं देते, पढ़ते हैं तो बुक्स हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं कि इसका मिशन क्या है। तो आप देखिएगा, कोई भी CS की बुक उठा के देख लीजिएगा, कोई भी CA की बुक उठा के देख लीजिएगा, तो वहां पर गिवन होगा मिशन। तो मिशन स्टेटमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारा इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि हायरार्की लेवल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, कौन सी स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से फ्लो करेगी, डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होगी, एवरीथिंग, ये सारा सब कुछ डिसाइड होता है। किसके बेसिस पे डिसाइड होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिसाइड होता है। कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर की अगेन बात वही आ गई कि आखिर हम एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, कौन सी कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं, क्या उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें कॉर्पोरेट कल्चर में आ जाएंगी। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, देखिए ये भी हमारा एक इंटरनल एनवायरनमेंट है कि हमारे यहाँ पर जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं वो कितने कैपेबल हैं, उनकी क्या क्वालिटी है। तो ये हमारे लिए इंटरनल एनवायरनमेंट, देखिए इंटरनल एनवायरनमेंट है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे लिए फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। तो एक जो रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारा मैन पावर, उसकी क्वालिटी अगर बहुत अच्छी है तो मैं कहूंगा मेरा इंटरनल एनवायरनमेंट फेवरेबल है, मतलब वो क्वालिटी हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। लेबर यूनियंस, ये भी हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। फिजिकल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन कौन सी हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वो सारी हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। एंड दिस इज कंट्रोलेबल। कोई भी सिस्टम देखिए, वैल्यू सिस्टम दैट इज टू बी डेवलप्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप मैनेजमेंट होगा वो डिसाइड करेगा कि व्हाट शुड बी द वैल्यू सिस्टम। तो अगेन विद इन द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव एंड मिशन सेम, organizational structure again management has to decide that what structure we are going to follow। तो ये भी हमारे कंट्रोल में होता है कि क्या सिस्टम, एवरीथिंग इज विद इन द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई इन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। सर क्या इस पे भी, इसका भी इंपैक्ट पड़ता है? हाँ बिल्कुल इसका इंपैक्ट, इसका इम्पैक्ट अगर आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है अगर वो आपके फेवरेबल है तो आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में इनका भी इम्पैक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि इसके बेसिस पे ये तो एक ना कहते हैं ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की जड़ है, अगर ये मजबूत होगी ना तो हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दो पार्ट है बेटा, एक माइक्रो एनवायरनमेंट, एक मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो का मतलब होता है आई फॉर इंडिविजुअल, छोटे लेवल पे अगर हम बात कर रहे हैं तो माइक्रो एनवायरनमेंट होगा, और एक कंट्री लेवल, बड़े लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट होगा। जैसे माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट, सप्लायर्स, इंटरमीडिएट्स, ये सारी चीजें आपकी किसका पार्ट है बेटा? माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है। Whereas if we talk about macro environment, that is economic, country as a whole, political and legal issues, political और legal issues country के पूरे क्या हैं, technological issues, global socio culture environment और democratic environment, ये सारे जो environment है ये आपके क्या है? external environment का पार्ट है बेटा। तो हो ये environment वाली, component of environment वाली बात समझ में आ गई होगी। इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में देखिए उन्होंने कुछ कहा हुआ है
कह रहे हैं इंटरनल एनवायरनमेंट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल एलिमेंट एग्जिस्टिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो एलिमेंट हैं ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी इसका पार्ट है, करंट एम्प्लॉय भी इसका पार्ट है, कॉर्पोरेट कल्चर भी इसका पार्ट है। ठीक है, कह रहा है इंटरनल एनवायरनमेंट is the condition, people, event and factor within the organization that influence its activities and choice, particularly the behavior of the employees. Factors that are frequently considered part of the internal environment also includes the organization's mission statement, leadership style एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऊपर जो उन्होंने डिफाइन किए हुए उसके अलावा भी कुछ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है बेटा। ठीक है, होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो वो सारे फैक्टर जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, विद इन द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट वो एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस पे कोई इंपैक्ट होता है, तो उन सारे फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। अ बिजनेस डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब खाली, मतलब ऐसा नहीं है कि बिजनेस बस अकेला चल रहा है, खाली एरिया में चल रहा है, नहीं। बिजनेस जो चलता है ना वो एक उसके बहुत सारे फैक्टर्स उस पर अपना इंपैक्ट दे रहे हैं। अकेला बिजनेस कुछ कोई बिजनेस एंटिटी नहीं हो सकती कि अकेले आप आइसोलेशन में जाके काम नहीं कर सकते हो। इट हैज टू एक्ट और रिएक्ट टू व्हाट हैपेंस आउटसाइड द फैक्ट्री एंड विद इन द ऑफिस वॉल्स। तो कह रहे हैं कि भाई हमारे फैक्ट्री के बाहर के भी क्या चल रहा है ये भी हमें पता होना जरूरी रहता है। दीज फैक्टर्स दैट हैपन आउटसाइड द बिजनेस आर नोन एज एक्सटर्नल फैक्टर्स और इन्फ्लुएंसेस। ये जो बाहर हैं इन फैक्टर्स को हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, एक्सटर्नल फैक्टर्स कह रहे हैं। These will affect the internal function of the business and also the objective of the business and strategies. Obvious है, अगर external environment change हो रहा है तो accordingly we have to change our strategy, we have to change our mission state और हमें उसके हिसाब से अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। तो जो external factors sorry, जो external factors होते हैं ना, तो external factors के लिए जो external factors के अकॉर्डिंग हमें अपने इंटरनल फैक्टर, कुछ फैक्टर्स को क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। देन दीज आर ऑफ टू टाइप, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो मैक्रो हमने आपको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर इन्होंने अगली जो बात करी है वो स्वॉट को समझाने की कोशिश करी है। भाई स्वॉट कर क्यों रहे हैं, व्हाट इज स्वॉट? SWOT एनालिसिस। बेसिकली ये जो SWOT की मैट्रिक्स है, SWOT एनालिसिस है, ये किस बात के लिए हो रहा है? फॉर एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की एनालिसिस के लिए हम क्या कर रहे हैं, SWOT। बेसिकली SWOT से पहले हमें TOWS करना चाहिए। TOWS, SWOT का जस्ट उल्टा। SWOT एक प्रॉपर वे नहीं है, TOWS ज्यादा प्रॉपर वे है। ये SWOT की तरह ही, बट इसको थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से डिजाइन किया। TOWS मैट्रिक्स आपके यहाँ पर पार्ट में नहीं है, बट ये पार्ट है, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। इसका भी डिस्कशन यहाँ पर होना चाहिए। देखिए SWOT का मतलब होता है स्ट्रेंथ, weakness, opportunities and threats। ठीक है, SWOT देखिए क्या कहता है, फिर आपको मैं बताऊंगा TOWS कैसे बेटर है SWOT से। SWOT क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्ट्रेंथ जाननी है कि आखिर उसकी स्ट्रेंथ क्या है, फिर उसे अपनी वीकनेसेस जाननी है, और फिर अपॉर्चुनिटीज जाननी है और थ्रेट्स जाननी है। जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं ये इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए, किस बात के लिए बेटा, इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए।
और जो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हैं ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब भैया मुद्दा आता है स्ट्रेंथ किसे कहते हैं। जब भी आपसे किसी से पूछा जाता है स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, तो वो कहता है स्ट्रेंथ का मतलब हमारे पॉजिटिव फीचर। बेटा स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ तब तक नहीं कहेंगे मेरी बात गौर से सुनिएगा, स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ तब तक नहीं कहेंगे जब तक कि उसमें क्षमता नहीं है अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने की। हम समझते हैं मेरे पास पैसा बहुत है, दैट इज माई स्ट्रेंथ, या मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा है, दैट इज माई स्ट्रेंथ, मेरे पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, दैट इज माई स्ट्रेंथ, या मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, दैट इज माई स्ट्रेंथ। नो। तो सर स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ हमारी वो कैपेसिटी है, वो स्किल है, वो टैलेंट है, वो रिसोर्स है जिस रिसोर्स की मदद से हम मार्केट में, एक्सटर्नल मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज है ना उनको अगर इनकैश कर सकते हैं तब तो हम कहेंगे इट इज माई स्ट्रेंथ, अदरवाइज मेरी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। सर थोड़ा सा और समझाइए इस बात को, जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। बेटा काम कुछ ऐसा है जहां हमें मसल्स पार चाहिए, मसल्स पार, ठीक है, वो काम कुछ ऐसा है, जो अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आई है वो कुछ ऐसी है वेयर वी रिक्वायर्ड मसल्स पार। और मैं मान लीजिए बहुत इंटेलिजेंट, मेरी इंटेलिजेंसी इंपॉर्टेंट है, ये मैं कह रहा हूं मेरा इंटेलिजेंट होना यहां पर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो काम है वहां पर वो मसल्स के पार चाहिए वहां पर, और मेरे मसल्स पार्स नहीं है बेटा। तो बताइए क्या ये मेरा इंटेलिजेंसी उस काम के लिए क्या स्ट्रेंथ बनेगा? नहीं बनेगा। मेरी इंटेलिजेंसी उस ऑब्जेक्टिव के लिए, उस अपॉर्चुनिटी के लिए स्ट्रेंथ नहीं बनेगा। अपॉर्चुनिटी बहुत ही कुश्ती होनी है बेटा, 1 करोड़ जीतने वाले को मिलेगा, और मैं इंटेलिजेंट बहुत हूं, मैं करूं, मेरी कुश्ती अपॉर्चुनिटी है, बट क्या मैं इसको इनकैश कर सकता हूं? नहीं बेटा नहीं कर सकता हूं। जो थोड़े बहुत हाथ पैर हैं वो भी, मेरी बात पढ़ा ले रहा हूं ना, वो भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे भी डिसाइड कि वो स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रेंथ है या नहीं। हम बिना अपॉर्चुनिटी या थ्रेट को कंसीडर किए हुए स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। अगर आप कहते हो कि फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई आवर स्ट्रेंथ, तो आप गलत कह रहे हो। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब आपको अपॉर्चुनिटीज समझ में आ जाए, देन ऑन दैट बेसिस यू डिसाइड whether you have the capacity to encash the opportunity। अगर वो कैपेसिटी आप में है उन अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करने के लिए, तब तो वो आपकी कैपेसिटी, जो स्किल है आपकी, वो आपके लिए स्ट्रेंथ कहलाएगी, वो आपकी स्ट्रेंथ कहलाएगी, अदरवाइज वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं कहलाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए दूसरे तरीके से समझाने की बात करते हैं। जैसे 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 एक एग्जांपल लेते हैं, कोचिंग का मार्केट है, टीचिंग का मार्केट है। अब जैसे आईआईटी वगैरह, जैसे यहाँ कानपुर में आईआईटी के लिए भी काफी अच्छा स्कोप बना हुआ है। तो आईआईटी के लिए बच्चा फेस टू फेस में बहुत जाता था, अच्छी खासी स्ट्रेंथ रहती थी, अच्छा खासा उनके पास रेवेन्यू रहता था। बट ये कोरोना आया, कोरोना की वजह से फेस टू फेस मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। पहले जमाने में, पिछले समय में कुछ लोग ऑनलाइन क्लासेस भी मैनेज कर रहे थे, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म बना रखे थे, बट उन्हें उतना स्कोप नहीं मिल रहा था। अब एनवायरमेंटल चेंज हुए तो अपॉर्चुनिटी आई है ऑनलाइन के लिए। अब एक बात बताओ, वो टीचर जो बहुत इंटेलिजेंट है, उसके पास रिसोर्सेज भी हैं, बड़ा ऑडिटोरियम है, टीचर की टीम है, एवरीथिंग सब कुछ है, बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, तो क्या वो सारी चीजें अब उसके लिए स्ट्रेंथ रह गई? तो आंसर इज नो। अब वो सारी चीजें इस अपॉर्चुनिटी के लिए स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ, वो जो एक टीचर जिसके पास प्लेटफॉर्म था ऑनलाइन का, वो उसके लिए अब ये क्या हो गई, उसका ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म जिसको पहले लोग वैल्यू नहीं दे रहे थे, उसके ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म को अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म क्या हो गया, उसके लिए अपॉर्चुनिटी हो गया। तो अपॉर्चुनिटी हम तब तक नहीं डिसाइड कर पाएंगे जब तक हमें थ्रेट ना पता चल जाए। इसी वजह से देखिए स्वाट क्या कहता है, स्ट्रेंथ जानो, वीकनेसेस जानो, अपॉर्चुनिटी जानो और थ्रेट जानो, ठीक है। लेकिन टीओडब्ल्यूएस क्या कहता है, टीओडब्ल्यूएस क्या कहता है कि पहले आप अपनी थ्रेट जानो, फिर अपॉर्चुनिटीज जानो,
फिर स्ट्रेंथ को अगर पहचानना है तो स्ट्रेंथ उसे कहेंगे जो जो थ्रेट को रिड्यूस कर सके। स्ट्रेंथ किसे कहेंगे? जो थ्रेट को रिड्यूस कर सके और अपॉर्चुनिटीज को इनकैश कर सके। किसी स्किल को हम स्ट्रेंथ तभी कहेंगे कि अगर उसमें कैपेसिटी है टू रिड्यूस द थ्रेट और टू इनकैश द अपॉर्चुनिटी। अगर ये कैपेसिटी उसमें है तब तो उस स्ट्रेंथ को हम स्ट्रेंथ कहेंगे, अदरवाइज उसे हम स्ट्रेंथ नहीं कहेंगे। यस, ये मेरी बात समझ में आ गई, स्ट्रेंथ वाली बात समझ में आ गई। चलिए, इसी तरीके से वीकनेस की अगर बात करूं, वीकनेस की अगर बात करूं तो मेरी वीकनेस वो होगी जिसकी वजह से इंक्रीजेस द थ्रेट, जिसकी वजह से थ्रेट बढ़ जाए या बिकम प्रॉब्लम in casing अपॉर्चुनिटी। या तो वो वीकनेस तब कहलाएगी जब वो एक प्रॉब्लम बन जाती है, एक हर्डल बन जाती है। किस बात के लिए? अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने के लिए। तो हम जब तक मुझे थ्रेट और अपॉर्चुनिटी नहीं पता चलेगी तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। तो ये मैट्रिक्स कहती है पहले थ्रेट जानो, फिर अपॉर्चुनिटी जानो, फिर वीकनेस जानो, फिर स्ट्रेंथ जानो। तो थ्रेट और अपॉर्चुनिटी जब जान जाओगे आप, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप पहले एनालाइज करो। अगर आपको थ्रेट पता चल गई तो फिर देखो कि आपके पास स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ किसे कहोगे? जो उस थ्रेट को रिड्यूस कर सके या अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर सके। अगर ऐसी कोई स्किल आपकी है तो आपकी स्ट्रेंथ कहलाएगी। वीकनेसेस क्या होगी? जिसकी वजह से आपकी थ्रेट और बढ़ सकती है, हावी हो सकती है, और जिसकी वजह से हम अपॉर्चुनिटी को इनकैश नहीं कर पाएंगे या वो हर्डल होगा अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने के लिए। तो वो सारी जो वजह होंगी वो हमारे लिए क्या कहलाएंगी? वीकनेसेस कहलाएंगी। यस, ये मेरी बात समझ में आ गई है। तो बेटा स्ट्रेंथ का मतलब समझ में आ गया। कह रहे हैं वो स्किल जिनमें कैपेसिटी होती है टू इनकैश द अपॉर्चुनिटीज। और वीकनेसेस क्या होती हैं? वीकनेसेस में हमारी वो डीमेरिट्स हैं जिनकी वजह से थ्रेट्स बढ़ जाते हैं या हम अपॉर्चुनिटीज को इनकैश नहीं कर पाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी? तो अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि वो फेवरेबल चेंजेस एनवायरमेंटल के, वो फेवरेबल, या मैं कहूं अपॉर्चुनिटी को तो मैं सिंपलेस्ट वर्ड में कह सकता हूं कि जो एनवायरमेंटल चेंज हो सकता है दैट कैन ब्रिंग न्यू ऑप्शंस, जो हमारे लिए नए ऑप्शंस, बिजनेस ग्रोथ के नए ऑप्शंस लेके आ सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिटीज कहेंगे। और थ्रेट्स क्या होंगी बेटा? कि जिनकी जो हमारी बिजनेस का जो सर्वाइवल है उस पर अगर कोई क्वेश्चन खड़ा कर रही होंगी या उस पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होंगी तो उन्हें हम क्या कहेंगे? थ्रेट्स कहेंगे। चलिए देखते हैं, ये आप चाहो तो नोट कर लीजिए। अगर आपको देखिए आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो आपको समझना जरूरी है। ऐसा तो है नहीं आपसे पूछेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्वॉट, स्वॉट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए स्वॉट क्या होता है। तो आपको समझना है तो फिर अच्छे तरीके से समझिए कि स्वॉट उससे बेटर क्या? TOWS। ठीक है, तो स्वॉट अगर आपको करना है तो है कुछ नहीं, ये भी स्वॉट है। अगर उल्टा पढ़ के देखो तो स्वॉट है, बट इसको करने का तरीका क्या है कि अगर आप स्वॉट को भी आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आप यही कहिए कि सर पहले हम स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, वीकनेसेस आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। जब हमारी थ्रेट और अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई होंगी फिर हम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, आपका स्वॉट हो जाएगा। चलिए देखते हैं स्वॉट एनालिसिस। कह रहे हैं अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट इज स्वॉट एनालिसिस। मैंने आपसे कहा था कि स्वॉट एनालिसिस किस वजह से कर रहे हैं हम? एनवायरमेंटल एनालिसिस के लिए हम स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं? एनवायरमेंटल एनालिसिस के लिए। अंडरटेक्स स्वॉट एनालिसिस टू अंडरस्टैंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। हम दोनों इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे हैं। SWOT, which is an acronym of strength, weaknesses, opportunities and threat, जिसे हम strength, weaknesses, opportunity और threat की तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं।
Though such an analysis that strength and weaknesses exist within the organization, जैसे कि मैंने कहा कि within the organization internal environment होती है और opportunities और threat आपकी क्या होती हैं, external environment होती हैं। तो अब देखिए यहाँ इन्होंने बताया है an effective organizational strategy therefore is one that capitalize on the opportunities though the uses of strength and neutralize the threat। वो अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेंथ को लगा के अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करने की कोशिश करते हैं और थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो यूजिंग स्ट्रेंथ मिनिमाइजिंग द इंपैक्ट ऑफ वीकनेसेस, हम वीकनेसेस के भी इंपैक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं और अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं और थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो बात बराबर होगी, ठीक है। तो दोनों उस एंगल से, इनके एंगल से भी समझो, मैंने जो एंगल समझाया दोनों से ही आपको बातें समझ में आना चाहिए। अल्टीमेटली आपको बात समझ में आ गई क्या कहना चाहते हैं। The process of strategy formulation starts with the critical depends on appraisal of the external and internal environment of the organization. We will learn more about SWOT analysis in the second chapter of strategic management at intermediate level। SWOT को कह रहे हैं डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट लेवल पे और एसएम के पेपर में। वहां पर आप जाओगे तो काफी कुछ बातें जो मैंने बताई हैं वहां पर आपको वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो डोंट वरी, स्वॉट आपको समझ में आ गया। स्वॉट क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या है जिससे हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को इनकैश कर सकते हैं और थ्रेट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। वीकनेसेस क्या है, वीकनेसेस हैं जिनकी वजह से थ्रेट बढ़ जा रही होगी और अपॉर्चुनिटीज के इनकैश करने में वो हर्डल्स हो रहे होंगे, तो वो क्या है, वीकनेसेस है। अब यहां पर कह रहे हैं माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो कह रहे हैं फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द डे टू डे फंक्शन ऑफ द बिजनेस। अगर कोई भी फैक्टर है जो बिजनेस के डे टू डे फंक्शन को अफेक्ट करता है तो वो सारे फैक्टर्स आपके माइक्रो कहलाएंगे। और वो फैक्टर जो हमारे डे टू डे नहीं बट एक बार चेंज होगा, इम्पैक्ट तो है बट रोज रोज चेंज नहीं हो रहा है, कंसिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स अफेक्टिंग द बिजनेस। ये तो एनवायरनमेंट के बारे में बताया। फैक्टर डिसाइडेड ओवरऑल डायरेक्शन थिंकिंग ऑफ द फर्म। भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अगर चेंज होगा तो उसी के बेसिस पे तो हम डिसाइड करेंगे कि अब आगे हमें कैसे काम करना है, लॉन्ग टर्म बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे, तो वो आपका मैक्रो एनवायरनमेंट कहता है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट को इन्होंने रखा है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने इनको कैटेगराइज किया है, और मैक्रो एनवायरनमेंट को अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। मतलब व्हेन वी आर डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट दैट सिंपली मींस वी आर एनालाइजिंग मैक्रो एनवायरनमेंट की हम एनालिसिस कर रहे हैं, और जब हम अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को देख रहे होंगे तो हम माइक्रो एनवायरनमेंट को एनालिसिस कर रहे हैं। अब ये यहाँ पर आप देख लीजिएगा माइक्रो एनवायरनमेंट को उन्होंने समझाया है क्या क्या चीजें आएंगी। अब चार्ट देखो, ये बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। माइक्रो में कौन कौन आ जाएंगे, कस्टमर। बेटा कस्टमर किसे कहते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, कंसिस्ट ऑफ ओनर, बीओडी, एम्प्लॉइज एटसेट्रा। मार्केट, मार्केट में मार्केट प्राइस सेंसिटिव होगा, मार्केट मेच्योरिटी होगी, कॉस्ट स्ट्रक्चर होंगे मार्केट के बारे में, जिस जहां पर हम गुड्स अपनी सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, हमें सेल करना है बेसिकली, उनकी सारी प्राइसिंग वगैरह ये सब मार्केट का ही पार्ट माना जाता है। इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज का मतलब क्या होता है, जैसे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ लोग सप्लाई कर रहे हैं, इंटरमीडियरीज की तरह काम कर रहे होते हैं। देखिए, वन हु एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड मार्केट, ठीक है। कस्टमर तक पहुंचाने में बीच के कुछ लोग होते हैं, उन्हें हम क्या कह रहे होते हैं, इंटरमीडियरीज कह रहे हैं। कॉम्पिटिटर्स आपको समझ में आता है, सप्लायर्स आपको बात समझ में आती है। ये जो पार्ट है हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है, माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। समझ में आती है बात। या आप रीड करेंगे वही बातें लिखी होंगी जो मैंने डिस्कस किया है। मैक्रो एनवायरनमेंट को आपको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है। तो मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। जब भी डेमोग्राफिक कहा जाए तो इसका मतलब होता है पॉपुलेशन की साइज क्या है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये एनवायरनमेंट आपका क्या कहलाता है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट कहलाता है। फिर कहता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज। सर हमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जानना क्यों जरूरी है, बेटा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। काफी शायद 2000-2003 के दौरान की बात है। एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी थी, उसका नाम नहीं याद आ रहा है,
और वो वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी थी, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी थी। उन्होंने अपना महाराष्ट्र में चलिए महाराष्ट्र में कोई जगह है, वहां पर उन्होंने अपना इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट सेटअप किया इंडिया में। बेटा करोड़, वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी, करोड़ का ह्यूज इन्वेस्टमेंट था। तो पॉलिटिकल अप्रोच लगाई, सारा सब कुछ हो गया, और प्लांट जैसे ही प्रोडक्शन शुरू करने वाला था वैसे ही गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। और जब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी गवर्नमेंट चेंज हो गई आती है, एक काम जरूर करती है, पुरानी पॉलिसीज को बंद करती है। तो उन्होंने उस प्लांट में कुछ कमियां निकाल के उसे बंद कर दिया। इसका इतना ह्यूज इंपैक्ट हुआ कि जो वहां पेरेंट कंपनी थी बेटा वो डूब गई। तो मतलब क्या हुआ कि उस कंपनी ने, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी थी, उस कंपनी ने इंडिया के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाया। आज इंडिया में ग्रोथ नहीं है, स्कोप होने के बावजूद भी ग्रोथ नहीं होती। आज आप यूपी बिहार, यहाँ बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है। अभी आपने यहाँ देखा हुआ है जो प्रवासी मजदूर वगैरह, किस तरीके से लोग अभी भी 3 महीने से बेचारे 500, 600, 1000 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं। मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जबकि रिसोर्सेस हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, मैन पावर रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेस, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, बट हमारे यहाँ का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ना, वो जो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए फेवरेबल नहीं है। उन्हें पता है आज हम मोदी गवर्नमेंट के दौरान में आए और कल अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आ गई तो हमारा बिजनेस हो सकता है उनके साथ हमारा इतना पैचअप ना बने, हमारा बिजनेस को ठप कर दिया जाए। क्योंकि यहाँ लोगों को अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकनी है, कंट्री के डेवलपमेंट से मतलब नहीं। तो ये हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। पता नहीं कल के दिन कौन सा लॉ लेके आ जाए जो यही कहते नहीं अब इस तरीके की इंडस्ट्री बंद रहेगी। तो इस वजह से जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं जब वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना तो बहुत डरते हैं बेटा, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से। तो अगर उन्होंने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को, उनका 3 से 4 साल प्रोजेक्ट तो बनने में लग जाते हैं, इस तरीके के इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट होते हैं, तो उन्होंने इस बात को एनालाइज नहीं किया कि 5 साल बाद ये गवर्नमेंट अगर चेंज हो गई तो फिर हमें बैन कर दिया गया। तो हमने इस बात को नहीं जाना, मतलब हमने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को अच्छे से नहीं एनालिसिस किया। इसका इंपैक्ट इतना बड़ा हुआ कि पेरेंट कंपनी डूब गई बेटा। तो आप समझ गए होंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब इंटरेस्ट रेट क्या है, मतलब जो हमारे बैंक रेट वगैरह और भी इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक जो सर्कमस्टांसेस है वो कैसा फेवरेबल है या नहीं है। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब ट्रेडिशनल बिलीफ्स, कल्चर। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं कि आपने एक मूवी देखी होगी, वैसे तो हिस्ट्री थोड़ी बहुत सुनी होगी, बट एक मूवी देखी होगी मंगल पांडे, या हिस्ट्री में अगर सुना होगा कि 1857 की जो क्रांति हुई है, उस क्रांति का जो रीजन था वो केवल वो था कारतूस में बीफ या जो सुअर होते हैं उनकी चर्बी को यूज करना, पिग्स की चर्बी को यूज करना, और जिसका जो सेना थी उसने विरोध किया। अब ये बात वो ब्रिटिश कंपनी, वहीं से वो चिंगारी वहीं से शुरू हुई है। ये ब्रिटिश कंपनी इस बात को नहीं समझ पाए कि इन पे रूल करना बहुत आसान है, बट इनके इमोशंस के साथ मत खेलिए। भारतीयों के साथ दिक्कत क्या है ना, भारतीयों के इमोशंस के साथ मत खेलिए। इमोशंस के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे तो दिक्कत है। तो ये सारी चीजें क्या है, सोशल एनवायरनमेंट, ट्रेडिशन क्या है हमारा, कल्चर क्या है, हमारी बिलीफ्स क्या है, तो इसको भी हमें पता होना चाहिए। अब जैसे अगर मैं बात करूं KFC की अगर आप एग्जाम्पल ले लो और मैकडी का अगर आप एग्जाम्पल ले लो, दोनों फूड चेन है, रेस्टोरेंट है, लेकिन जितना सक्सेसफुल मैकडी हुआ उतना सक्सेसफुल KFC नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैकडी जितना सक्सेसफुल मैकडी उतना सक्सेसफुल KFC क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका कारण था मैकडी ने इंडियन जो सोशल एनवायरनमेंट था उसको बहुत अच्छे से एनालाइज किया। उन्होंने कहा यहाँ लोग नॉनवेज खाते तो हैं, बट बड़ी डिलेमा वाली सिचुएशन रहती। कोई कहता हम थर्सडे को नहीं खाते हैं, कोई कहता हम बाहर का नहीं खाते, कोई कहता हम घर का खाते, कोई कहता हम ये वाला नहीं खाते, कोई कहता हम वो वाला नहीं खाते, और जबकि पूरे वर्ल्ड में मैकडी बीफ बर्गर के लिए फेमस है। उन्होंने कहा अगर इंडिया में इसके साथ आ गए तो कोई परचेस नहीं करेगा, तो दे हैव कम अप विद आलू टिक्की। वो इंडिया में जो उनका फर्स्ट मेन्यू था दैट वाज आलू टिक्की, मैक आलू टिक्की। और आप फिर बाद में आप उसकी सक्सेस की स्टोरी देख लीजिए, बाद में वो नॉनवेज आज लेके आ गए हैं, बट उन्होंने अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट किया, उन्होंने एनवायरनमेंट को, सोशल एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से समझा। KFC ने इस बात को नहीं समझा, ये भी नॉनवेज में थे, वो भी नॉनवेज में है बाहर, KFC ने इस बात को नहीं समझा, वो नॉनवेज में ही बनेगा। आज उतना KFC की वो सक्सेस नहीं है जो सक्सेस किसकी है बेटा, मैकडी की है।
ठीक है, तो सोशल इन्वायरमेंट हमें समझना है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हमें समझना है, गवर्नमेंट, लीगल एंड ग्लोबल। ग्लोबल अगर कोई चेंज आ रहा है तो इसका भी इम्पैक्ट हमें देखना है बेटा। अभी ये वायरस का जो चेंज है ग्लोबल ही तो चेंज आया। 2008 में रिसेशन आया था, मंदी आई थी, वो भी तो एक ग्लोबल चेंज था, अमेरिका से स्टार्ट हुई थी और उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व पे पहुंच गया था। तो बेटा मैंने जो ऑब्जर्व किया हुआ है जब से मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई है पिछले 10-15 सालों से, अगर तो हर 10 साल में कुछ ना कुछ, देखिए ये जो महामारी है ये तो कहते हैं 100 साल में एक बार आती है, बट मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो हर 10 साल में इकोनॉमी में कोई ना कोई झटका लगता है। 2008 मैंने देखा रिसेशन का, और ये अभी इस महामारी की वजह से, कोरोना की वजह से ये झटका इकोनॉमी पे, तो ये प्रोसेस है, चलते रहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इन्होंने यहाँ पर एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, कंज्यूमर किसे कहते हैं, कस्टमर किसे कहते हैं, तो मुझे बताइए जरा, क्या कंज्यूमर और कस्टमर में कोई डिफरेंस है? यस, डिफरेंस है। कंज्यूमर इज द लास्ट यूजर ऑफ एनी कमोडिटी और गुड्स और सर्विसेज, लेकिन जो कस्टमर है वो हो सकता है कि कंज्यूमर हो और हो सकता है कि कंज्यूमर ना हो। सर समझ में नहीं आई बात? जैसे एक दुकानदार है, रिटेलर है, वो मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीद रहा है, तो रिटेलर इज अ कस्टमर फॉर मैन्युफैक्चरर, बट रिटेलर इज नॉट द कंज्यूमर, क्योंकि वो खुद गुड्स कंज्यूम नहीं कर रहा है, यूज नहीं कर रहा, फर्दर सेल के लिए खरीद रहा है। बट एक फाइनल कंज्यूमर, एक हाउस होल्ड जब गुड्स को खरीदता है तो वो एक फाइनल कंज्यूमर होता है, जिसे हम फाइनल कंज्यूमर कहते हैं, उस खुद के कंजम्पशन के लिए खरीद रहा है, रीसेल के लिए नहीं खरीद रहा है। तो कंज्यूमर के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, आप देख लीजिए। और क्यों हमें कंज्यूमर जानना पड़ेगा, आप रीडिंग करिएगा इसकी, आप एक प्लेन रीडिंग करिएगा और ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। कॉम्पिटिटर्स की अगर बात करें हम, तो कॉम्पिटिटर्स में अगेन हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में और कौन कौन से प्लेयर्स हैं, वो सारे प्लेयर्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉम्पिटिटर। अब क्यों हमें जानना जरूरी है, हमें पता तो होना चाहिए ना हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है, कौन से उनके गुड्स हैं, कौन से सर्विसेज हैं, किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्या उनमें चेंजेस आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम भी अपने आप को उसी हिसाब से चेंज कर पाएंगे। तो कॉम्पिटिटर्स, ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, कौन कौन लोग हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ओनर हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं, एम्प्लॉइज हो सकते हैं। मार्केट की इन्होंने बात करी हुई है, सप्लायर की बात करी हुई है, आप देख लीजिए, कोई खास इसमें ज्यादा बात नहीं है, पार्ले जी का एग्जांपल दिया गया है। एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट हमने सबको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया है, आपको ये रीडिंग करनी है। डेमोग्राफिक में क्या आएगा, चेंजिंग एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, चेंजिंग हाउस होल्ड पैटर्न, ठीक है, जियोग्राफिकल शिफ्ट इन द पॉपुलेशन, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग हो रही है, बेटर एजुकेटेड, मोर वाइट कॉलर, मोर प्रोफेशनल, इस तरीके से ये सारा जो चेंज हो रहा है, ये चेंज आपका क्या कहलाएगा, डेमोग्राफिक चेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डेमोग्राफिक चेंज कहलाएगा। इस एनवायरनमेंट को क्या कहेंगे, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट कहेंगे। आप रीडिंग करेंगे, कोई डाउट होगा तो डाउट मुझे बताएंगे। इसमें क्या क्या आ रहा है, पॉपुलेशन साइज। सर पॉपुलेशन साइज का क्या, इंडिया को हम क्या कहते हैं ना, एक हॉट मार्केट है, इसी वजह से तो कह रहे हैं यहाँ सर पॉपुलेशन बहुत अधिक है। पॉपुलेशन का अधिक होना एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमारे यहाँ थ्रेट बनी हुई है। थ्रेट इस वजह से बनी हुई है क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल जो लीडिंग किसी कंट्री को जो लाइन होती है ना, वो उतनी एफिशिएंट नहीं है। ऐसा मतलब अभी एफिशिएंट क्या, हम वो हमारा मुद्दे ही कुछ और रहते हैं। ठीक है बेटा, चलो मैं इस पॉलिटिकल इशू पे ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। फिर कह रहे हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन की किस तरह है, कहाँ ज्यादा कहाँ कम, गांव में कम है, शहरों में ज्यादा है, इस तरीके से। एथनिक मिक्स समझ लीजिए, कह रहे हैं दिस रिफ्लेक्ट द चेंज इन द एथनिक मेकअप ऑफ पॉपुलेशन एंड हैज implication both for a company's potential customer and for the workforce. Issue that should be addressed includes what do change in the ethnic mix of population comply for the product services design and delivery. डायवर्सिटी की बात कर रहे हैं, एथनिक मिक्स मतलब अलग अलग तरीके क्या क्या चेंज हो रहा है। व्हाट न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बी डिमांडेड कैन एग्जिस्ट, वन बी मॉडिफाइड। कह रहे हैं कोई नया प्रोडक्ट आना चाहिए मार्केट में, या जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है उसी को मॉडिफाई कर देना चाहिए। आर द मैनेजर्स प्रिपेयर टू मैनेज अ मोर कल्चरली डाइवर्स वर्कफोर्स। ठीक है, हम तैयार हैं कि हम कल्चरली डाइवर्स वर्कफोर्स को मैनेज कर पाए। कह रहे हैं हाउ कैन द कंपनी पोजीशन इटसेल्फ टू टेक एडवांटेज टू इंक्रीज वर्कफोर्स हेट्रोजीनिटी। कह रहे हैं कि हम वर्कफोर्स को, क्या कंपनी इस पोजीशन में होती है कि वो अलग अलग तरीके का उनका वर्कफोर्स है। कहते हैं ना हर एक व्यक्ति अलग, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, हर के काम करने का तरीका है, काम तो करना है, तो उनको हम क्या बेनिफिट की तरह यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे,
ये भी इंपॉर्टेंट है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं, अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ लोगों के पास, बेचारों के पास कुछ भी 100 रुपए 200 रुपए की दिन की इनकम हो रही है, तो कुछ लोग दिन के लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आप पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया है इकोनॉमिक सिस्टम हमारे किस तरीके के होते हैं, ये जरा देख लो। एक कैपिटलिज्म होते हैं, कैपिटलिज्म का मतलब है जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं कंट्री के, वो सारे रिसोर्सेस प्राइवेट ओनरशिप के हाथ में, तो कैपिटलिज्म कहते हैं। सोशलिज्म कहते हैं सारे रिसोर्सेस गवर्नमेंट के हाथ में, पब्लिक ओनरशिप के हाथ में है, तो सोशलिज्म कहते हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब कुछ प्राइवेट ओनरशिप के पास, कुछ गवर्नमेंट ओनरशिप के पास, तो मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है। इंडिया इज अ मिक्स इकोनॉमी। इंडिया कैसी है? एक मिक्स इकोनॉमी है। दूसरी बात, इकोनॉमिक कंडीशंस और फैक्टर्स आप देख लीजिएगा। इकोनॉमिक पॉलिसी की जरा बात करते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ जाती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी कि हम वहाँ किस तरीके से इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, किस तरीके से उन्हें सुविधाएं देनी है, क्या करना है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी की बात करें, इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट पॉलिसी इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड पब्लिक डेट। जो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना करेगी, पब्लिक डेट कहां से लेगी, टैक्सेशन का जो सिस्टम है, ये गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है, याद रखिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी में इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज एंड इंटरवेंशन दैट एम्स एट स्मूथ सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू द बिजनेस एंड बूस्ट ट्रेड इंडस्ट्री। मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिकली मतलब है कि हम पैसे को, जो बैंक, जो पब्लिक के पास है, उसको कैसे बैंक में लेके आएं, और बैंक से बाद में कैसे हम इंडस्ट्रीज को एक प्रॉपर फ्लो के रूप में मेंटेन करके रखें, ये पॉलिसी हमारी क्या कहलाती है? मॉनेटरी पॉलिसी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का मतलब हम बाहर से कैसे पैसा लेके आ सकें, FII के रूप में, FDI के रूप में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के रूप में, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में। FII की अगर बात करूं, FII और FDI, FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं और हमारी एग्जिस्टिंग फर्म जो कंपनीज है उनके शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो FII। जब बाहर से कुछ ऑर्गेनाइजेशन, बाहर से कुछ लोग यहाँ पर आके फिजिकली इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ एसेट खरीदते हैं, एसेट बिल्डिंग खरीदते हैं, प्लांट लगाते हैं, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है? FDI कहलाता है। क्या कहलाता है? FDI। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इसे हम एग्जिम पॉलिसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को हम एग्जिम पॉलिसी कहते हैं। तो कितना इंपोर्ट होना चाहिए, कैसे इंपोर्ट होना चाहिए, कितना इंपोर्ट पे ड्यूटी लगनी चाहिए, कैसे एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाना चाहिए, ये सारी पॉलिसीज आपकी क्या कहलाएंगी? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज कहलाएंगी। ये सब हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, तो हमें पता होना चाहिए ना। अब मान लीजिए हम कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसको हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो उसका एक्सपोर्ट इंडिया में बैन है, कि आप उसका एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल है तो उसका बैन है, आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसका भी प्रोडक्शन ऐसा कुछ कर रहे हो काम जिसको आपको करना, तो बेटा अगर वो बैन है, जब आप कर ही नहीं सकते, आपको अगर ये पता नहीं होगा और आप काम करना शुरू कर दोगे तो आप फेल हो जाओगे बेटा, ठीक है, लॉस हो जाएगा। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट का मतलब समझ में आता है, लीगल का मतलब समझ में आता है, पॉलिटिकल का आता है। सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट कह रहा है, दिस इज टू a general factor which influence almost all enterprise in similar manner. It represents a complex of factors such as socioculture में क्या आएगा? Social tradition, values, beliefs, level of standard, literacy, education, ये जो सारी चीजें आएंगी ये सोशियोकल्चर इकोनॉमिक में आएंगी। किसमें आएंगी? सोशियोकल्चर एनवायरनमेंट में। Socio-cultural environment consists of the factor related to human relationship and impact of social attitude, cultural value, which has bearing on the operation of the organization. ये बात आपको समझ में आ गई? सोशियो-कल्चर इकोनॉमी क्या होता है, ये आप रीड करेंगे। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो भाई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे अगर मैं बात करूं 2004 के बाद इंडिया ने कुछ ऐसे टैक्सेशन में कुछ अमेंडमेंट किए थे कि जिसकी वजह से जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज थी, उन फार्मा कंपनीज ने अपनी जो रिसर्च यूनिट है वो इंडिया में सेटअप करी। तो अगर वो रिसर्च यूनिट इंडिया में सेटअप करी गई बेटा, तो उससे कुछ रिसर्च करी जाएगी। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो एक कहा है इंटरफेस बिटवीन एंड टेक्नोलॉजी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको बिजनेस रन करना है, एफिशिएंटली रन करना है, आज की डेट में रन करना है, तो आपको टेक्नोलॉजिकली अपडेट रहना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, ये आप समझिएगा, इसमें कोई ज्यादा कुछ खास बात नहीं है।
ग्लोबल एनवायरनमेंट आप रीड करेंगे, क्या है ग्लोबल एनवायरनमेंट का, बहुत सारी चीजें, पूरे वर्ल्ड को आपको चीजों को समझना है, ठीक है। तो ये आप रीड करेंगे। देखिए जैसे इसमें अकाउंटेबिलिटी की बात है, टेररिज्म की बात है, श्रिंकिंग वर्ल्ड की बात है, टेक्नोलॉजी की, फ्री ट्रेड, कल्चर, बहुत सारी चीजें हैं, आप एक बार रीड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। आज का हमारा डिस्कशन बस यहीं तक रहेगा। हमने बेसिकली स्वाट को समझा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थी, और इन्वायरमेंटल के एलिमेंट, इन्वायरमेंट के एलिमेंट को समझा। तो इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोलेबल है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है और वो हमारे कंट्रोलेबल नहीं है। एक बार आप रीडिंग करिए, किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई दिक्कत नजर आती है तो आप पूछ लीजिएगा। इसमें एक एक जो, देखिए हमें ब्रीफ आइडिया लेना है क्या होता है क्या नहीं होता है, तो फिर उसमें हम कहानी लिखी हुई है, आप एक बार कहानी को रीड करिए, आपको समझ, हाँ सर हम उसको छोड़ दें बस आपकी क्लास को सुन लें बस इतने से। देखो बेटा ये जो क्लास है ये आप एक बार मॉड्यूल से जरूर अपनी स्टडी करिए, एक बार क्लास को देखिए, फिर मॉड्यूल से स्टडी करिए, फिर आपको लगता है अब बार बार रिवीजन की जब जरूरत आए तो आप क्लास देख सकते हो, उससे आपका काम चल जाएगा। बट मॉड्यूल की एक रीडिंग चाहिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सर ने जो बात बताई और जो बात मुझे आती है, एवरीथिंग इज देयर इन द मॉड्यूल, एवरीथिंग इज गिवन देयर इन द मॉड्यूल, सब कुछ वहां दी गई है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो वहां पर छूटी हो या ऐसी कोई चीज जिसको हमने डिस्कस ना किया हो, ठीक है बच्चों। चलो बात आपको समझ में आ जाती है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।